वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में जुट गए होंगे और जो ये आपके पास समय बचा हुआ है इसका सदुपयोग आप जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स को टारगेट करते हुए हम एक श्रृंखला लेकर आए हैं, सिंघम श्रृंखला। इससे पहले हमने माधव श्रृंखला कंप्लीट कर चुके हैं और उस श्रृंखला पर भी आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के कहने पर ही कि सर 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए भी कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा दीजिए। तो माधव श्रृंखला में अगर आपको ध्यान हो, हमने 11 भागों में वो श्रृंखला खत्म की है और हर भाग में हमने 11 क्वेश्चंस लिए थे। तो लगभग हमने 121 क्वेश्चन वहां पर कवर अप किए हुए हैं और 21 क्वेश्चन इस श्रृंखला का उद्देश्य था। सेक्शन ए जो 2 मार्क्स का होता है उसमें 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि 14 मार्क्स का वो पूरा सेक्शन कवर अप करता है आपके मार्क्स। ठीक है, तो वो हमने अच्छे से कर लिया है। गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने इस पहले भाग से 11 भाग तक अगर पूरी वीडियोस देखी तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़कर आएंगे सेक्शन ए में। वैसे ही सिंघम श्रृंखला है। सिंघम श्रृंखला जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियोस में भी कि प्रीवियस ईयर में जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं क्वेश्चंस पेपर में, वो न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस किस तरीके से या किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमें पता चलेगा। दूसरा, किसी पर्टिकुलर यूनिट से कौन से लॉजिक पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो हम इस शॉर्ट टाइम पीरियड में अच्छे से उन्हीं लॉजिक्स को, उन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करके अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा सिंघम श्रृंखला का भाग 4 है। इससे पहले हमने 3 भाग कर लिए हैं। हर भाग में हम 5 न्यूमेरिकल यहाँ पर कवर अप करते हैं। ठीक है, तो आज भी हम 5 न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ ए सॉप बबल थिन फिल्म दैट विल रिजल्ट इन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। हमें कैलकुलेट करनी है क्या थिकनेस ऑफ द सॉप बबल, यानी कि जो बबल हमारा बनता है इस तरीके से साबुन का, आप साबुन का प्रयोग करते होंगे तो साबुन को जब आप बॉडी पर मलते हैं या फिर आप बर्तन साफ करने में जहाँ भी आप साबुन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जब आप उसको मलते हैं तो बबल्स बन जाते हैं वहाँ पर। तो बबल बनने पर क्या होगा कि उसकी 2 लेयर बन जाती हैं, एक अपर लेयर और एक डाउन लेयर। तो उसकी थिकनेस यहाँ पर पूछी गई है फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में द फिल्म इज illuminated with light of wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले जैसा कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, गिवन दैट जो गिवन होता है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5 × 10⁻⁻7 मीटर, ये गिवन है आपको। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म इज 1.45, और फिल्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आप अगर म्यू से इंडिकेट करते हैं तो म्यू लिख सकते हैं, एन से इंडिकेट करते हैं तो एन लिख सकते हैं, 1.45। ठीक है, पूछा क्या है थिकनेस ऑफ द सॉफ्ट फिल्म, तो ये आपसे टी की वैल्यू पूछी हुई है। तो कंडीशन क्या दी हुई है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिया हुआ है रिफ्लेक्टेड लाइट में, है ना। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट, और फिल्म कैसी है आपकी, थिन फिल्म है। ठीक है, इनकी जगह पर आप ड्यू टू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म। तो ये हमें पाथ डिफरेंस पता है, क्या होता है 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू 2n-1 λ/2। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर n का यूज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पर म्यू को n नहीं लेंगे, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू ही कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू यहाँ पर दिया हुआ है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये n कौन सा है और ये n यहाँ पर अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख देते हैं तो ये कौन सा होगा। ठीक है,
चूंकि उसने कैलकुलेट करने को बोला है थिन फिल्म की, जो शॉप है उसकी थिन फिल्म, तो हमें जनरली क्या है, यहाँ पर उसने फिल्म का नंबर नहीं दिया है जो कि n होता है। तो इस सिचुएशन में हम मान लेते हैं लेट n इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी कि पहली ही फिल्म है जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं थिकनेस। थिकनेस जो बबल की है वो सेम ही रहेगी, आपकी चाहे पहली फिल्म की बात कर लें, दूसरी की बात कर लें या तीसरी फिल्म की बात कर लें। ठीक है, और फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कॉस आर की वैल्यू होती है 1। तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू टी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 लैम्डा बाई 2 इधर आपको देखने को मिल जाएगा। चूंकि हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम टी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 2 म्यू आपका अपॉन में चला जाएगा, तो लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा 2 to 4 म्यू। ठीक है, अब सारी वैल्यू हमें गिवन है, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 5 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 4, और म्यू की वैल्यू दी हुई है 1.45। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेट फ्रॉम द कैलकुलेटर वी गेट टी इक्वल्स टू 0.8621 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, यानी कि जो थिकनेस है वो आपकी इतनी हो जाएगी। अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में मेंशन करना चाहते हैं तो एंगस्ट्रॉम में भी आप मेंशन कर सकते हैं। -7 है, 10 बनाना है, तो ये हो जाएगा 862.1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हुआ? तो ये थिकनेस आपकी आ जाती है सॉप बबल की, जो कि उसने यहाँ पर न्यूमेरिकल में पूछा था। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 3 का इंटरफेरेंस से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, अगर आप इसको देखें तो ये आपका यूनिट नंबर 4 का है, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड। क्या कह रहा है, ए कम्युनिकेशन सिस्टम uses a 25 kilometer long fiber having a loss of 2.5 dB per kilometer. The input power is 2500 microwatt. तो compute the output power. तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो हम लिखेंगे, गिवन दैट सबसे पहले हमें गिवन है लॉस dB पर किलोमीटर में, यानी कि अल्फा dB पर किलोमीटर आपको दिया हुआ है, वो है आपका 2.5 dB पर किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे उसने लेंथ ऑफ द फाइबर दिया हुआ है 25 मीटर, एंड आफ्टर दैट आपको उसने पावर दी है इनपुट, पी इन उसने दिया हुआ है 2500 माइक्रोवाट। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। पूछा क्या है, आउटपुट पावर पूछा है। तो यानी कि ये ऑप्टिकल फाइबर में जो एटीन्यूएशन लॉस होता है, पावर में कितना एटीन्यूएशन हुआ है, वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट लॉसेज इन ऑप्टिकल फाइबर इन डीबी पर किलोमीटर क्या होता है, अल्फा डीबी पर किलोमीटर इक्वल्स टू 10/L लॉग बेस 10 के साथ होता है P in अपॉन P आउट। क्लियर हुआ? अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने जो प्रीवियस वीडियोस में न्यूमेरिकल कराए हुए हैं उसमें आपने फॉर्मूले में P आउट अपॉन P इन लिया है, तो आपकी बात सही है, वहां पर फॉर्मूला आप यूज करेंगे dB पर किलोमीटर इक्वल्स टू -10/L लॉग बेस 10 P आउट अपॉन P इन। अगर आप P आउट अपॉन P इन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको माइनस मेंशन करना होगा, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है, लॉग P अपॉन Q अगर दिया हुआ है तो यू कैन राइट लॉग P माइनस लॉग Q। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा लॉग Q प्लस, वो सॉरी एक सेकेंड, ये माइनस हो जाएगा बेटा, लॉग Q माइनस लॉग P। ठीक है, और जब अब लॉग Q माइनस लॉग P है, तो अगर मैं एक सिंगल लॉग में लिखना चाहूं तो सिंगल लॉग में क्या हो जाएगा, Q अपॉन P हो जाएगा, और बाहर रहेगा माइनस। तो इस बात से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे कि ये आपने सर क्या बताया है और आपने पहले कुछ और बता रखा है। ठीक है, तो ये वही है। अगर आप
पी आउट अपॉन पी इन कर रहे हैं तो माइनस बाहर लेंगे, अगर आप पी इन पी आउट कर रहे हैं तो प्लस की ही फॉर्म में आपकी टर्म रहेगी। ठीक है, चलिए अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा डीबी पर किलोमीटर में कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, फिर एल कितना दिया हुआ है, एल इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, एल आपको दिया हुआ है 25। ठीक है, इक्वल्स टू, और ये 10 भी हम ले आते हैं इधर, ये 10 अपॉन में आ जाएगा, इक्वल्स टू लॉग बेस 10 पी इन आपको गिवन है, पी इन आपका दिया हुआ है, या पहले अभी मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूं, पी इन अपॉन पी आउट। ठीक है, चलिए पहले मैं इधर इसको सॉल्व कर लेता हूं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वी गेट 0.62, एक सेकेंड, 10 2 पॉइंट, हाँ ठीक है, ये 10 से ये कट होगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25, 0 पॉइंट नहीं आएगा, 6.25 इक्वल्स टू लॉग बेस 10 पी इन अपॉन पी आउट। ठीक है, क्लियर हुआ। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एंटी लॉग जब हम लेंगे तो ये 10 टू दी पावर चला जाता है 6.25 इक्वल्स टू पी इन अपॉन पी आउट। यहाँ पर भी एक लॉग का फॉर्मूला यूज हुआ है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। तो फाइनली यू गेट पी आउट इक्वल्स टू पी इन अपॉन 10 टू दी पावर 6.25, ये वैल्यू आप यहाँ पर, मतलब आप पी आउट को इधर ले गए हैं और इसको अपॉन में ले आए हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें पी इन की वैल्यू पुट कर देंगे, पी इन की वैल्यू आपको दी हुई है 2500 माइक्रोवाट अपॉन 10 टू द पावर 6.25, देन यू गेट 1.41 इंटू 10 टू द पावर -3। चूंकि आपने माइक्रोवाट में ही रखा है तो ये माइक्रोवाट में ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट पावर आ जाती है। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से हमको करना है। देखिए ये यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी लॉग की, कि लॉग बेस ए अगर x यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर y दिया हुआ है, तो जो x की वैल्यू अगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है तो x इक्वल्स टू हो जाता है जो बेस है उसकी पावर जो इक्वल टू में है। तो यहाँ पर बेस है आपका a, इक्वल टू में है y, तो यू कैन राइट x इक्वल्स टू a की पावर y। ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है, उसी से हमने इसको सॉल्व किया है। तो 10 बेस था तो 10 की पावर 6.25 चला गया है यहाँ पर, और p इन अपॉन p आउट हो गया है। वहाँ पर कैलकुलेटर में आपको कुछ नहीं देखना है, कहाँ पर लॉग है कहाँ पर एंटी लॉग है। ठीक है, डायरेक्टली हम अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अदरवाइज आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, आप उसमें लॉग की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपके पास आउटपुट पावर आ जाता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसी टाइमिंग पर कमेंट जरूर कर दें क्वेश्चन नंबर के साथ। ठीक है, या फिर कहीं पे कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको भी वहां पर मेंशन करेंगे, जिससे कि अदर बच्चों को समस्या ना हो। वैसे इस बार मैंने खुद अपने आप से सारी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन की हैं, तो प्लीज़ आप इसको जब सॉल्व करें, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, तब आपको न्यूमेरिकल की वीडियोस देखनी है या ये सीरीज देखनी है और खुद से अपने आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस कर करके देखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फाइंड द स्किन डेप्थ डेल्टा एट ए फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻⁶ हर्ट्ज इन एल्यूमिनियम वेयर सिग्मा इक्वल्स टू 38 × 10⁻⁶ सीमन पर मीटर, एंड जो म्यू आर दिया हुआ है वो आपको 1 गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट से स्किन डेप्थ से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो हम गिवन लिखेंगे। गिवन दैट, क्या क्या हमें गिवन है, सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी ही दी हुई है, f इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है, चूंकि हमें पता है, हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो ओमेगा की यहाँ पर नीड होती है, तो मैं यहीं पर ओमेगा फाइंड आउट कर लेता हूँ। ओमेगा होता है 2πf। ठीक है, तो यू कैन राइट 6π × 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है, वहीं पर सिग्मा इक्वल्स टू आपको गिवन है 38 × 10⁻⁶ सीमन पर मीटर।
और म्यू आर आपको गिवन है 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। पूछा है स्किन डेप्थ यानी कि डेल्टा की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो लिखेंगे वी नो दैट। देखिए, इन न्यूमेरिकल सीरीज को करने से पहले आप रोज एक फॉर्मूले वाली वीडियो है उसको आप 3 से 4 सीरीज तक कंटिन्यू देख लीजिए। मतलब आप इस वीडियो को मतलब सिंघम श्रृंखला की अगर आप वीडियो देखने बैठे हैं तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल वाली वीडियो देखें और उनको नोट कर लें। अगर रोज नहीं देखना चाहते तो उन फॉर्मूलोज को नोट कर लीजिए यूनिट वाइज। तो गारंटी के साथ कहता हूं जैसे जैसे आप सीरीज करते जाएंगे, क्योंकि हर सीरीज के पार्ट में आपको यहाँ पर हर एक यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ना। तो आपकी पूरी 5 यूनिट्स के फॉर्मूले रिकॉल होते चले जाएंगे और उनका जब यूज आप करेंगे, उनको इंप्लीमेंट करेंगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो वी नो दैट स्किन डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में होता है 2 अपॉन यहाँ पर होता है ओमेगा म्यू सिग्मा। ठीक है, ओमेगा म्यू सिग्मा यहाँ पर होता है। और चूंकि यहाँ पर म्यू नहीं दिया हुआ है और ये भी मेंशन नहीं है कि म्यू इक्वल्स टू म्यू आर है ना, तो यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें पता है म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर। ठीक, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू की वैल्यू। ठीक है, म्यू नॉट जो होता है वो प्रीडिफाइन है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और म्यू आर की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से म्यू हमें मिल जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये वैल्यूज़ आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में, जब आपको न्यूमेरिकल दिया होता है तो या तो स्टार्टिंग में दे देता है सारे ये भी जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, या एंड में दे देता है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि एग्जाम में दे देगा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी वैल्यूज ये कांस्टेंट की याद होनी चाहिए। अगर गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास म्यू की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाती है। तो जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा इक्वल्स टू आपको मिलेगा यहाँ पर स्क्वायर रूट में 2 अपॉन, सबसे पहले आपको ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। ओमेगा आपको दिया हुआ है 6 पाई इंटू 10 टू द पावर 6, फिर इंटू म्यू की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, फिर सिग्मा की वैल्यू दी हुई है आपको 38 इंटू 10 टू द पावर 6। ये वैल्यूज आपको गिवन थी, सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। जब आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू यू गेट डेल्टा इक्वल्स टू 47.1 माइक्रोमीटर, ये आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू इस तरीके से मिलेगी 4.71 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, और ये आपका आएगा उस समय मीटर में। क्लियर हुआ। म्यू की वैल्यू जो होती है इसकी यूनिट भी, सॉरी यहाँ पर मैं भूल गया, यहाँ पर हेनरी पर मीटर यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, देखिए यूनिट्स का फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप यूनिट नहीं लिख कर आएंगे, यूनिट मेंशन नहीं करके आएंगे तो वहाँ पर मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू गिवन है उसमें भी आप यूनिट के साथ मेंशन करें और जो आपने फाइंड आउट किया है उसको भी वहाँ पर यूनिट के साथ ही मेंशन करना है आंसर, अदरवाइज वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी और एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस वीडियो का अगला क्वेश्चन हो जाता है। एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स विच हैज विड्थ 2.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, एज्यूमिंग द height of the box to be infinite and calculate the lowest permitted energy value of the electron। देखिए ये क्वेश्चन आपको इतनी बार देखने को मिलेगा कि आप इस क्वेश्चन को तो ये समझ लीजिए कि घोट कर पी जाइए। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है, एक ही वैल्यू यहाँ पर गिवन है जो कि विड्थ ऑफ द वन डायमेंशनल बॉक्स जो है ये इस तरीके से इसकी विड्थ आपको दी हुई है। तो विड्थ बोल दे या लेंथ बोल दे, यही चीज आपको यहाँ पर गिवन है एल की वैल्यू। तो एल इक्वल्स टू यहाँ पर दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। जब इस सीरीज को आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में।
ठीक है, एल आपको दिया हुआ है, चूंकि उसने बोला है लोएस्ट परमिटेड एनर्जी, चूंकि ई एन होता है जो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, यानी कि यहाँ से जो फॉर्मूला निकलता है डिस्क्रीट लेवल ऑफ एनर्जी हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। इसने लोएस्ट बोला है तो दैट मीन्स एन यहाँ पर 1 होगा, तो एन 1 होगा तो इट मीन्स इसने E1 की वैल्यू यहाँ पर पूछी है। क्लियर हुआ? तो E1 आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, वी नो दैट, हम यहाँ पर लिखेंगे कि एनर्जी लेवल जो होता है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, वो क्या होता है n² h² अपॉन 8ml²। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर देंगे। फॉर लोएस्ट परमिटेड एनर्जी यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, देन En की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, E1 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, H की वैल्यू 6.626 आपकी होती है इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 8, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 हो जाएगा, और L की वैल्यू आपको गिवन है 2.5 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज वैल्यूज कैलकुलेशन देन यू गेट 9.63 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी लेवल हो जाता है, जो लोएस्ट एनर्जी लेवल वहां पर पूछा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए ये आपका जूल में आया है। कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है कैलकुलेट द लोएस्ट परमिटेड एनर्जी वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ईबी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो E1 इन EV अगर हमें फाइंड आउट करना है तो E1 को आपको डिवाइड करना होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 से। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 9.63 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 को, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से लगभग 6.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ लेता है तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे अपनी जूल की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अदरवाइज अगर नहीं बोला है तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर स्टार लगाऊं, ठीक है, एक सेकेंड, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये भी आपका किससे पूछा गया है, यूनिट नंबर 3 से। तो यूनिट नंबर 3 में क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सॉफ्ट फिल्म एट एन एंगल sin इनवर्स 4/5 and the reflected light is observed with a spectroscope. It is found that 2 consecutive dark bands correspond to the wavelength 6.1 into 10⁻⁵ centimeter and 6.0 into 10⁻⁵ centimeter. If the refractive index of the film is 4/3, then calculate the thickness. देखिए यहाँ पर बात तो वही हो रही है जिस क्वेश्चन से हमने आज स्टार्टिंग किया था, उसी तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज यहाँ पर घुमा दी है और 1-2 पैरामीटर ऐसा है जो यहाँ पर चेंज किया गया है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे किस तरीके से हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, गिवन दैट। ठीक है, पहले मैं इसको और निब को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है। क्या क्या आपको गिवन है यहाँ पर, θi एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया हुआ है sin इनवर्स 4/5, ये आपको यहाँ पर गिवन है। sin इनवर्स 4/5 आपको इंसिडेंट एंगल यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए हमने जब पहला क्वेश्चन किया था आज की सीरीज का, तो उसमें हमने जब देखा था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमने देखा था कि cos r को हमने नॉर्मल इंसिडेंट कंसीडर करके 1 कंसीडर कर लिया था, लेकिन यहाँ पर हम उसको 1 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इंसिडेंट एंगल यहाँ पर गिवन है। ठीक है, फिर आगे आपको 2 वेवलेंथ दी हुई हैं,
लैम्डा 1 दिया हुआ है, लैम्डा 1 है आपके पास 6.1 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मीटर में कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में ही हम यूज़ कर लेंगे। 6 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। ठीक है, पूछा क्या है, थिकनेस आपसे पूछी गई है, कैलकुलेट द थिकनेस। ठीक है, थिकनेस आपसे यहाँ पर पूछी गई है, यानी कि टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी ना। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी नहीं दिए हुए, तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करेंगे, कौन से ऑर्डर के लिए बात कर रहा है जिसकी वेवलेंथ इस तरीके से यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा एंगल आर। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो क्या होता है, जैसे ये एक थिन फिल्म है इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पर आपका जहाँ से लाइट आती है वो म्यू नॉट एंगल है, जहाँ पर लाइट गई है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, जहाँ पर गई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम म्यू मान लेते हैं। ठीक है, और जिस एंगल पर आपकी लाइट इंसिडेंट हुई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जिस मीडियम से आई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट, किस एंगल पर इंसिडेंट हुई है साइन आई, इक्वल्स टू किस मीडियम में गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और किस एंगल पर रिफ्रैक्ट हुई है ये वाला एंगल, तो ये हो जाता है साइन आर। तो यहाँ से आपको साइन आर की वैल्यू पता चलेगी, म्यू नॉट क्योंकि एयर के लिए क्या हो जाता है 1 हो जाता है, म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 फॉर द एयर। ठीक है, म्यू नॉट 1 हो जाएगा, तो म्यू नॉट की वैल्यू हमने 1 रख दी। साइन आई आपको दिया हुआ है 4/5, भाई थीटा आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स है, तो इसको साइन इनवर्स को हम इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा आई हो गया यहाँ पर, और वो हो गया आपका 4/5। थीटा आई है इंसिडेंट एंगल, यहाँ पर आई भी क्या है इंसिडेंट एंगल, तो 4/5 हमने यहाँ पर पुट किया। म्यू की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, या दी हुई है, दी हुई है, सॉरी यहाँ पर ये हमने लिखना भूल गए 4/3। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर 4/3 गिवन है, तो यहाँ से साइन आर आपको पता चल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो साइन आर यहाँ पर आ गया है 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 3/5। तो साइन आर की वैल्यू आपको पता चल गई। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर आर इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 9/5। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पर हमने 1 माइनस, ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू कॉस स्क्वायर आर की, ये 25 होगा, सॉरी, तो 25 माइनस यानी कि 16/25, तो कॉस आर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई। जब स्क्वायर रूट हम ले लेंगे तो 4/5, तो हमें यही चाहिए था कॉस आर, तो कॉस आर आ गया आपके पास 4/5। यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है क्योंकि इंसिडेंट एंगल उसने दे दिया है, इस वजह से हमें कॉस आर एंगल को निकालना पड़ा है। ठीक है, अब हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था। वो क्या था आपका, पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n-1, ये हो जाएगा λ/2। ठीक है, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n-1 λ/2। ठीक, अब उसने दो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दी हुई हैं जिस पर हमें डार्क मिल रहा है, तो यानी कि एक अगर हमें पहला, सॉरी ये तो आपका ब्राइट के लिए होता है, डार्क के लिए होता है 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू सॉरी n λ, ये होता है, ये 4 ब्राइट है और ये 4 डार्क है। ठीक है, तो हमें तो डार्क की बात की है, तो एक डार्क आपको n लैम्डा पर मिल जाएगा और नेक्स्ट डार्क जो मिलेगा वो आपको मिलेगा n+1 पर, है ना। नेक्स्ट तो तभी मिलेगा ना जब एक रिंग हम आगे पहुंच गए हैं, तो n+1 लैम्डा पर आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। तो पहली वेवलेंथ λ1 है, दूसरी वेवलेंथ λ2 है। क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पर आपको इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है, इसलिए हमने कॉस आर की वैल्यू भी फाइंड आउट की है। नॉर्मल इंसिडेंट हम यहाँ पर नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर हमें पता है ब्राइट के लिए कंडीशन ये होती है, डार्क के लिए ये होती है। उसने बोला है यहाँ पर डार्क बैंड्स, तो डार्क बैंड वाली कंडीशन हो जाएगी,
पहली लाइट जो है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है वो n लैम्डा पर मिलेगा, दूसरी लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 है वो जो मिलेगा बैंड वो n+1, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव उसने डार्क बैंड बोले हैं तो नेक्स्ट n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये आपका यहाँ पर 0 मिलेगा, ये हो जाएगा n लैम्डा 1 माइनस n+1 लैम्डा 2। ठीक है, जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन वी गेट n लैम्डा 1 माइनस n लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर n वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेता हूँ और n की वैल्यू मैं निकालता हूँ, तो यहाँ से n इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। जब आप दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे वेवलेंथ की तो n आपको मिलेगा 60। आप इसको वैल्यू को पुट कर लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर 60 आ जाएगी। ठीक है, हमसे थिकनेस पूछी है, तो अब हम इस फॉर्मूले में कहीं पर भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, चाहे आप पहली वाली कंडीशन में ले लीजिए n लैम्डा 1 के लिए, या फिर दूसरी वाली कंडीशन में लैम्डा 2 के लिए, आपके पास थिकनेस t की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इधर से रफ कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड, इधर कैसे आ गया, एक सेकेंड बच्चों, अभी मैं इसको कर लेता हूँ, ये इधर आ गया। ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। इस पे मैं लॉग इन और कर लूँगा, जिससे कि हम नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लिया करेंगे इसमें, अदरवाइज जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, स्पेस की प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। कॉस आर इक्वल्स टू हमारे पास था 4/5। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अब हमें थिकनेस चाहिए, तो 4 फाइंड थिकनेस पुटिंग all values in 2 mu t cos r इक्वल्स टू n लैम्डा 1 में हम ले लेते हैं। तो n लैम्डा 1 के लिए आप t अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n लैम्डा 1 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 2 mu cos r। ठीक है, सारी वैल्यू आपके पास हैं, n की वैल्यू 60 है, लैम्डा 1 आपको गिवन है यहाँ पर 6.1 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन म्यू की वैल्यू दी हुई है, म्यू की वैल्यू आपके पास है 4/3। कॉस आर आपका आया था 4/5। ठीक है, 4/5 आपके पास कॉस आर की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, तो जब हम इन सब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं, तो टी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1.716 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये मीटर में आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, मीटर सॉरी सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि सेंटीमीटर में आपको यहाँ पर गिवन है वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका थिकनेस की वैल्यू हो जाएगी। आप देख लेना, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। क्लियर? तो चूंकि हमने सेंटीमीटर में वैल्यू रखी है, तो अगर पावर सेम इसी तरीके से आ रही है तो ये आपका सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। तो थिकनेस आपकी होगी फिल्म की 1.716 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। क्लियर? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 का सिनेरियो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 से ये कैसे डिफर है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। देखिए, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल उसने दिया हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पर कॉस आर भी फाइंड आउट किया है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। 4/5 हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ा। अदरवाइज अगर मैं क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 16 दिखाता हूँ, तो 16 में कहीं पर भी इसने इंसिडेंट एंगल का जिक्र नहीं किया है, तो इसलिए हमने कॉस आर को फॉर द नॉर्मल इंसिडेंस मान के 1 पुट कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर उसने इंसिडेंट एंगल दे दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में, तो इस वजह से हमने वो वैल्यू फाइंड आउट की है। एक सेकेंड यहाँ पर। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि यही कमेंट्स जो होते हैं यही हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का एक माध्यम है।
वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको किसी भी न्यूमेरिकल में अगर है तो वो ही बेहिचक आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। कहीं पे किसी भी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ उसको आप क्वेश्चन नंबर के साथ, टाइम के साथ वीडियो के वहाँ पर मेंशन कर दें। अदरवाइज जो और बच्चे होते हैं उनको भी फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज अगर कोई बच्चा नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ेगा तो वो वहाँ से मैसेज को देखकर यानी कि कमेंट को देखकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें और अपना न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है फिजिक्स सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट में, है ना, जिससे बच्चे डरते भी बहुत हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें अच्छे से तैयार कर लेने हैं अपने सारे न्यूमेरिकल्स। कहीं पे भी कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।